हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग साइंस पेडागोजी का फिफ्थ टॉपिक देख रहे थे, जो कि है शिक्षण विधियाँ। मैंने इसमें बताया था कि 3 शिक्षण विधियाँ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं से क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट शिक्षण विधि जो है वो बता दी है, करा दी थी, जो कि थी हमारी अवलोकन विधि। ठीक है। और ये हमारी सेकंड विधि है प्रयोगशाला विधि, और इसके बाद हमारी एक है खोज विधि। तो आज हम वीडियो में प्रयोगशाला विधि देखेंगे, लेबोरेटरी मेथड। देखिए, आप सभी को पता है कि साइंस जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें लेबोरेटरी मेथड का जो है या प्रयोगशाला विधि का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कैसे होते हैं कि हम उनको बिना प्रयोगों के नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बस किताब में पढ़ लें और लेक्चर दे दें तो हम उनको समझ जाएंगे। तो प्रयोगशाला विधि जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे पढ़कर सीखने की अपेक्षा प्रयोग द्वारा सीखना जो है वो अधिक सरल एवं प्रभावकारी होता है। अतः इस विषय के शिक्षण के लिए प्रयोगशाला विधि उपयोगी है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, बहुत सारे सिद्धांत या परिकल्पनाएं जो हैं विज्ञान में, उन्हें अगर हम प्रयोगों के द्वारा समझते हैं तो वो एक तो उससे जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो ईजिली हम उसे सीख लेते हैं, और दूसरा वो स्थायी भी रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आपने खुद अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ टीचर विज्ञान को जब पढ़ाएं तो प्रयोग विधि का प्रयोग करें। प्रयोग करते समय हमारी सभी इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, और यदि ज्ञान अनेक इंद्रियों द्वारा अर्जित किया जाए तो यह अधिक प्रभावकारी एवं स्थायी होता है। अभी इससे जो प्रयोगों में हम से ज्ञान हमें प्राप्त मिलता है वो स्थायी और प्रभावकारी क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां, उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को टच भी करते हैं, हम चीज़ों को देखते भी हैं, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं जिनको हम सूंघते भी हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये अच्छी विधि होती है। शिक्षार्थी उपकरणों और पदार्थों की मदद से प्रायोगिक कार्य करना सीखते हैं, और कुछ प्रयोगों को कक्षा से बाहर स्थलों पर भी किया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, क्योंकि इसका नाम प्रयोगशाला विधि है, तो इसमें प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में प्रयोगों के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको सीखा जाता है, और कुछ जो प्रयोग हैं हम उसमें कक्षा के बाहर भी करा सकते हैं, जैसे खेल के मैदान में। जैसे कि हमें यहाँ पे झूला होगा बच्चों, जैसे कि हमें बच्चों को ये सिखाना है कि घर्षण क्या है, गुरुत्व क्या है, संवेग क्या है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो हम क्या है, जो जैसे किसी गार्डन में लेके जा सकते हैं, झूला, चक्री, फिसलन जो होती है, फिसल पट्टी जिसे कहते हैं, इन सब चीज़ों से भी हम क्या है, उनको बहुत सारे जो विज्ञान के कॉन्सेप्ट हैं उनको सिखा सकते हैं प्रैक्टिकल करके ना। तो वो क्या होगा, उनको एक तो वो अपनी डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाएंगे, जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे चारों तरफ जो है वो साइंस काम करता है। और दूसरी बात है कि वो जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे उसका यूज़ भी कर पाएंगे, और वो स्थायी भी रहेगा। अब बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की विशेषताएं। अब ये क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि है, तो इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली हमारी है कि शिक्षार्थी मिलकर कार्य करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं और विचारों को संप्रेषित करते हैं। तो इसमें जो क्या है, प्रयोगशाला विधि में क्या है, सारे लोग जो हैं वो, आप टीचर क्या होती है, एक चीज़ बता देती है एक प्रयोग करके, और फिर सारे बच्चे जो हैं मिलकर काम करते। ग्रुप्स में कई बार तो होता है 2-2 के ग्रुप्स या 3-3 के ग्रुप्स भी डिवाइड किए जाते हैं बच्चों के बीच में काम करने के लिए। ठीक है। बहुत सारे प्रयोग ऐसे होते हैं। तो इसमें बच्चे में क्या होता है, बच्चे आपस में कार्य करना सीखते हैं, यानी उनके अंदर जो अंतःक्रिया होती है, अच्छे संबंध बनते हैं आपस में, और विचारों का संप्रेषण भी जो है वो होता है, आदान प्रदान होता है विचारों का। इसके अलावा इसमें अध्यापक छात्र संबंध भी मधुर बनते हैं। ठीक है। बच्चों का तो आपस में रिलेशनशिप अच्छा होता ही है, साथ में जो टीचर और छात्र हैं उनके बीच में संबंध भी अच्छे होते हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन होता है, मिलजुल के काम करते हैं, तो अच्छा जो व्यवहार है वो मजबूत व्यवहार जो है वो डेवलप होता है। ये विधि अल्प आयु के बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी है, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं। जो छोटे मीडियम एज के बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है, क्योंकि वो क्या होता है, कई बार जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत है, या आप कह सकते हो कि जो
अमूर्त कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझना उनके लिए कठिन होता है, तो प्रयोगों के माध्यम से वो आसानी से जो है चीज़ें सीख जाते हैं। जैसे हमें घर्षण या गुरुत्व या संवेग, वेग वगैरह गति जो है उन्हें पढ़ाना है, तो अगर हम उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं या सरल लोलक वगैरह, तो वो आसानी से उन चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जांच आधारित उपागम अवधारणाओं की समझ को बढ़ावा देता है। अब इसमें क्या है, क्योंकि प्रयोग हम जो कोई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें क्या हम चीज़ों को जांच करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जांच आधारित उपागम जो है यानी कि इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंडेंट जो अप्रोच हैं उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो कि अच्छा होता है, वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है। इस विधि के प्रयोग से बालक अपनी तीनों ज्ञानेंद्रियों यानी आँख, कान और हाथ का प्रयोग कर स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। और जो प्रायोगिक विधि जो होती है, प्रयोगशाला विधि, उसमें जो बच्चे हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है प्रयोग करना। तो क्या होता है, इसमें बच्चे काफ़ी सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं। मतलब कि उस तरह से ये क्या है, बच्चों को सक्रिय रखने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। दूसरा है वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया, अवलोकन, प्रमाण, तर्क, प्राप्त सूचना, औचित्य आदि के महत्व को प्रकाशित करती है और ये सब वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करती है। क्योंकि इसमें क्या है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला विधि के द्वारा बच्चों में क्या है, जांच करने की प्रक्रिया, अवलोकन करना, किसी के कोई चीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करना, प्रमाण प्रूफ करना किसी चीज़ को, तर्क देना, सूचना प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करते हैं। तो ये क्या करती है, एक तरह से बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक स्वभाव को या वैज्ञानिक साक्षरता को विकसित करती है, जो कि एक साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्वयं करके सीखने जैसे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है, स्थूल यानी कि एक संपूर्ण पार्ट, उससे हम उसके छोटे से पार्ट को के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर मान लिया हमें बच्चों को सेल के बारे में ही बताना है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या ले जाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि अनियन, आपने किया भी होगा, अनियन से सेल के पार्ट्स को देखना, सेल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, उन सब चीज़ों को देखना। तो वहाँ पे हमने स्थूल, जैसे अनियन क्या हो गया, हमारा पूरा संपूर्ण भाग है। ठीक है, अब उससे हमने छोटे से उसकी एक सेल ली है, उसे माइक्रोस्कोप में देखा, उसके अंदर छोटे छोटे जो भी उसके पार्ट हम हैं उनको देखा। तो हमने स्थूल से क्या सूक्ष्म की ओर गए। या एक हम प्लांट जनरल वे में देखें कि प्लांट लिया, प्लांट से हमने उसके छोटे, या एक फ्लावर लिया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखा कि पेटल्स क्या हैं, सेपल्स क्या है ना, स्टेमिन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। यानी कि अब किसी चीज़ के बारे में आपको जो नॉलेज है और क्या नॉलेज नहीं है, प्रयोगशाला विधि में हम उसमें भी जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जब हम जो कलर चेंज होता है, जैसे कि जो अम्लीय या क्षारीय विलयन है उसके बारे में, अब आपको पता है कि हम जब साबुन में हल्दी मिलाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कैसे होता है। तो ये चीज़ तो ज्ञात है आपको कि कलर चेंज होता है, लेकिन क्या नहीं पता है कि किस वजह से कलर चेंज होता है, किन किन केमिकल्स के बीच में या किन कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होती है, वो नहीं पता। तो वो हो गया हमारे लिए अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर गए। स्वयं करके सीखना, क्योंकि बच्चे खुद से प्रैक्टिकल करते, तो स्वयं करके सीखने का जो शिक्षण सूत्र है उसका भी प्रयोग किया जाता है। यह अन्वेषण करने की प्राकृतिक विधि है। अन्वेषण यानी अन्वेषण करते हैं बच्चे, इसमें तरह से खोज करते हैं। ठीक है, तो उसकी प्राकृतिक विधि है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये विधि अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों की साइकोलॉजी जो है उसका हमें पता चलता है ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी उपयोगी विधि है और इसमें विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों तथा परिभाषाओं का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि कोई परिभाषा अगर दी गई है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे कि हमारा विस्थापन के बारे में है, विस्थापन की परिभाषा क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में हम जितनी दूरी तय करते हैं, तो की गई दूरी जो होती है वो विस्थापन होती है। या बल क्या है कि जब हम किसी वस्तु को पर एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पे भेजते हैं, तो स्थान
परिवर्तन करने के लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं वो बल होता है। तो ये तो उसके नियम है, तो हम प्रैक्टिकल के द्वारा क्या है इनको सिद्ध करते हैं। तो जितनी भी परिभाषाएँ सिद्धांत हैं वो स्पष्ट रूप से उनका ज्ञान बच्चों को मिलता है। छात्रों में निरीक्षण करने की क्षमता का भी विकास होता है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि जो बहुत उपयोगी है और बहुत ज़्यादा इसकी विशेषताएँ हैं और इसीलिए इसको जो है यूज़ किया जाता है क्लासेस में और स्पेशली अलग से प्रैक्टिकल जो है वो रखे भी गए हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स भी रखे गए हैं। अब क्या है, कुछ इसकी कमियां भी हैं, सीमाएं भी हैं। प्रयोगशाला विधि की सीमाएं, ये विधि सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की कार्य क्षमता समान नहीं होती है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो लेवल होता है, जो बौद्धिक क्षमता होती है वो कम होती है, तो खुद से वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते और बहुत बार क्या समझाने पे भी प्रैक्टिकल्स को वो नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबके लिए ये उपयोगी नहीं होती है। यह एक बहुत धीमी विधि है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा नहीं किया जा सकता है। अब क्या है, किसी भी प्रैक्टिकल को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे का। और कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट तो हमें नेक्स्ट डे मिलते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन अगर आप लोगों ने किया होगा तो क्रिस्टल फॉर्म होने में नेक्स्ट डे भी जो है लग जाता था। तो ये विधि जो है कैसी है, काफ़ी धीमी है, बहुत टाइम टेकिंग है, तो इससे संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाना जो है वो मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रत्येक अध्यापक इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकता। हर एक जो टीचर होता है उसको प्रैक्टिकल कराना भी नहीं आता है सही से, और स्पेशली जिन्होंने खुद ही प्रैक्टिकल नहीं किए होते हैं, फ्यूचर में वो टीचर बन जाते हैं, तो उनको भी जो है वो प्रैक्टिकल कराना नहीं आता है। तो इसलिए ये विधि ऐसी है जिसको हर कोई उपयोग नहीं कर सकता, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। यह खर्चीली विधि है और इसमें उपकरण आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है। अब दूसरी बात है कि प्रयोगशाला विधि है तो आपको एक प्रयोगशाला चाहिए, उसमें आपको सारे ही केमिकल्स चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रयोगशाला विधि एक खर्चीली विधि है और हर एक स्कूल जो होता है स्पेशली इंडिया में इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट है, यह विधि निचली कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी उपकरणों से सीखने के बजाय खेलना शुरू कर देते हैं। जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से उपयोगी ना उपयोगी दोनों ही हैं, क्योंकि उपयोगी इस पक्ष में है कि बच्चे सीख तो जल्दी से आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उससे खेलने भी लगते हैं। ठीक है, तो उसका ड्रॉबैक भी है। इस विधि से छात्रों में नकल की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये विधि हर बच्चे के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है क्योंकि सभी की बौद्धिक क्षमता समान नहीं होती। अब जिनकी बौद्धिक क्षमता उस स्तर की नहीं है कि वो प्रयोगों द्वारा सीख सके, तो वो क्या करने लगते हैं, वो दूसरे बच्चों की नकल करने लगते हैं। इसलिए ये विधि नकल को भी बढ़ावा दे सकती है। और कई बार आपने देखा भी होगा अपने खुद के ही स्कूल लाइफ में कि हम लोग क्या करते थे कि प्रैक्टिकल की जो नोटबुक हुआ करती थी वो कॉपी कर लेते थे एक दूसरे को देखकर प्रैक्टिकल, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसमें मैनिपुलेशन कर देते थे, रिजल्ट में खुद से नहीं करते थे चीज़ें। तो ये क्या है, ये विधि नकल को भी बढ़ावा देती है क्योंकि हर छात्र पर नज़र रखना मुश्किल है। साथ ही साथ क्या है, अब अगर आप एक प्रैक्टिकल करा रहे हो, आपकी क्लास में 50 बच्चे की स्ट्रेंथ है, तो एक टीचर 50 बच्चे के प्रैक्टिकल वर्क पे जो है ध्यान भी नहीं रख सकता, तो उस समय भी बच्चे एक दूसरे की नकल करके जो है वो प्रैक्टिकल कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक है इस विधि के, कम ड्रॉबैक हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये विधि जो है वो काफ़ी अच्छी है साइंस पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो प्रयोगशाला विधि ख़त्म होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारी खोज विधि, से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।